वेलकम गाइस, केयरिंग द रेयर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो रेयरली आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होते हुए मिलेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही इसमें डिस्कस होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू पिटिशन का। डिस्कस क्यों कर रहे हैं सर, पहले ही इसका कारण देख लेते हैं। वजह यह है सर कि लास्ट ईयर केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि अब हाई कोर्ट के पास भी राइट होगा अपनी डिसीजंस को रिव्यू करने का अंडर आर्टिकल 226। आपको पता है अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स के पास रिट्स इशू करने की ताकत है। पर क्या रिव्यू पिटीशन के बारे में, हाई कोर्ट्स की रिव्यू पावर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कहीं पे या नहीं लिखा है, ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे। एक बार रिव्यू पिटीशन के बारे में ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखिए, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आर्टिकल 137 वो आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली है कि वो अपने किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को बिल्कुल सही बात एकदम ब्लाइंडली किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को इंप्लीमेंट करना होगा। वो उस डिसीजन को एज अ लीगल रेफरेंस यूज करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में कोई भी चांस नहीं होना चाहिए एरर का, और अगर एरर आ गया है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस एरर को रेक्टिफाई करे, करेक्ट करे। इसीलिए रिव्यू पिटीशन का प्रोविजन है आपके आर्टिकल 137 में। लेकिन आपको यहां से क्वेश्चन एक ऐसा बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसा कोई राइट दिया गया है? बिल्कुल सर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट, द पावर ऑफ रिव्यूइंग इट्स own judgments to the Supreme Court, but the same power is not provided to the High Courts by the Constitution. That's why this judgment is here. That's why Kerala High Court has ruled that since High Courts are also courts of record, their decisions are also taken as legal references by the subordinate courts. So they should also have the power to review their own decisions. Why? Because if high courts do not review their incorrect decisions, the same decision would be implemented by the subordinate courts without any reconsideration of that legal reference. That's why high courts as of now also have the power to review their own decisions. But is that power granted by the Constitution? No. Constitution does not speak about high court's power to review its own decision. It is a sui generis power that high court itself has bestowed to itself. नेक्स्ट चीज आती है आपके कि कौन सी कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। कौन सी कंडीशंस में? अगर उनके डिसीजन में कोई पेटेंट एरर आ गया है, पेटेंट एरर का मतलब कुछ ऐसा एरर जिसकी वजह से पूरे डिसीजन का नेचर चेंज हो रहा है, तो उस पेटेंट एरर को सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में करेक्ट कर सकता है। माइनर मिस्टेक्स के लिए आप, किसी भी माइनर राइटिंग या क्लेरिकल मिस्टेक्स के लिए आप रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। फर्दर 2013 की सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने 3 ग्राउंड्स बताए थे कि जिन ग्राउंड्स पे आप रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं। पहला ग्राउंड ये था सर कि अगर कोई ऐसा नया एविडेंस डिस्कवर हुआ है उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में जो उस वक्त तक डिस्कवर्ड नहीं था जब डिसीजन लिया गया, तो उस केस में रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है। दूसरी कंडीशन कि अगर कोई एरर, कोई ऐसी मिस्टेक आपके रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का रिकॉर्ड है, अगर उसमें कोई मिस्टेक, कोई ऐसा एरर दर्ज हुआ है, तो भी आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन, एनी सफिशिएंट रीजन। अब वो रीजन सफिशिएंट है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये भी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अब ये रिव्यू पिटीशन फाइल कौन कर सकता है? दिस इज द मेजर क्वेश्चन। सर, अंडर सीआरपीसी कोई भी पर्सन रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। It is not necessary कि only the parties to the case should file that review petition. No, it is not necessary for the parties to file that review petition. Any person aggrieved by that ruling can seek review of a particular decision. क्यों ऐसा प्रोविजन क्यों है सर? ये जानना जरूरी है। ऐसा प्रोविजन इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इन इटसेल्फ इज अ लॉ।
and law relates to everyone, right? Decision in a particular case is a different matter, राइट लेकिन डिसीजन लिया गया है वो आपका लॉ बन गया है और लॉ रिलेट्स टू एवरीवन इन द कंट्री. दैट्स व्हाई एवरीवन हैज द द राइट टू चैलेंज द लॉ on grounds of rationality, on grounds of legality, on grounds of constitutionality. So any person can file such kind of review petition in the सुप्रीम कोर्ट. लेकिन क्या कभी भी इसको फाइल किया जा सकता है? नहीं सर. विद इन 30 डेज आपको ये रिव्यू पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी. लेकिन कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट रिलैक्सेशन दे सकता है इस 30 डेज के पीरियड में, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि देयर इज अ सफिशिएंट रीजन, कि किसी आदमी ने इस स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से 30 डेज के अंदर वो रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं कर पाया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट थोड़ी रिलैक्सेशन दे सकता है. एंड another important thing कि oral arguments of the lawyers are not required, right? तो lawyers के arguments are not required for review petition. Any person can seek review of any decision by writing on plain paper to the Supreme Court. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर डेथ पेनल्टी से रिलेटेड रिव्यू पिटिशन फाइल की गई है तो वो केस एक ओपन कोर्ट में हियर किया जाएगा. ओपन कोर्ट में हियर किया जाएगा. क्यों? क्योंकि आदमी के लाइफ का मैटर है, लाइफ एंड डेथ का मैटर है. हर किसी को ये जानने का फिर अधिकार होना चाहिए कि किन ग्राउंड्स पे इस पर्टिकुलर आदमी की लाइफ तक ले ली गई इंडियन स्टेट के द्वारा. इसीलिए एक ओपन कोर्ट में ऐसा रिव्यू पिटिशन अगर किसी के डेथ पेनल्टी से रिलेटेड फाइल हुआ है तो उसको ओपन कोर्ट में हियर किया जाएगा और बेंच ऑफ लेस देन 3 जजेस फॉर राइट. तो बेंच कितने जजेस की होनी चाहिए डेथ केस के संदर्भ में? बिल्कुल 3 जजेस की बेंच होनी चाहिए. अगर रिव्यू पिटिशन फेल होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं कर पाया तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कभी नहीं चैलेंज किया जा सकता है? नहीं सर. ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में भी उठा. 2002 में रूपा हर्रा केस नाम का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में. यही क्वेश्चन उठाया गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आपके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर पाई तो क्या आप उस लॉ को बिल्कुल परपिचुअल मान लोगे? यही केस सुप्रीम कोर्ट में आया था. उसी टाइम क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ. क्यूरेटिव पिटिशन का जो मेंशन है, राइट, क्यूरेटिव पिटिशन का मेंशन सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुई जेनरस इंस्ट्रूमेंट पैदा किया है क्यूरेटिव पिटिशन का. कौन से केस में? रूपा हुर्रा केस में. तो 30 दिन के बाद आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, पर वो पिटिशन रिव्यू पिटिशन नहीं होगी, वो पिटिशन क्यूरेटिव पिटिशन मानी जाएगी. आई होप ये रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. अब आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं. तो इसमें आप सिंपली सेकंड स्टेटमेंट को अगर यहां देखोगे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द ग्राउंड्स फॉर सीकिंग अ रिव्यू ऑफ वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बिल्कुल नहीं सर. हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ग्राउंड्स जो है रिव्यू पिटिशन के, कि कौन से ग्राउंड्स पे रिव्यू पिटिशन फाइल की जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड किए हुए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है. तो आप दो सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर के इधर आंसर के नजदीक पहुंच सकते थे. अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट. ओनली पार्टीज टू द केस कैन सीक अ रिव्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ इट. बिल्कुल नहीं सर. कोई भी आदमी चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू पिटिशन के थ्रू. इसलिए आपका आंसर इज 1 ओनली. आई होप ये डिस्कशन, ये सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. ऐसी ही सीरीज, ऐसी ही सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको इस सीरीज में लेके आएंगे और इसकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी चैनल में, राइट. तो चैनल में प्लेलिस्ट जाके आप देखिए. और साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एनवायरनमेंट इतना टफ होता जा रहा है, इतना वेग होता जा रहा है, उस वेगनेस का इलाज भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक बार देखने को मिलेगा. एक बार जाके देखिए एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट. बिल्कुल इलेबोरेट तरीके से हर चीज का डिस्कशन उसमें हुआ है, राइट. तो आई होप ये चैनल आपके प्रिपरेशन में आपका
मददगार साबित होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।